नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका नंदकिशोर एजुकेशन वर्ल्ड में। और इसी केवीएस के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजी की ओर। आज हम बात करेंगे केवीएस का पेपर वन और उस पेपर वन का पार्ट थ्री, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में। आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो मनोविज्ञान के इस भाग को जरूर टच किया जाता है, तो इसलिए यह चीज़ ज़रूरी भी है। और दूसरी बात कि इस वीडियो में कुछ-कुछ ही बातों पर चर्चा की जाएगी और बाकी जो पार्ट 3 के हर एक टॉपिक को अलग-अलग वीडियो में डिफाइन किया जाएगा। तो इसके मैं अलग-अलग पार्ट को ऐसे बनाऊँगा भी, लेकिन फ़िलहाल हम इसका एक पार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक आएँगे इस पर बात करते हैं। शुरुआत हम परिचय देंगे, फिर मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, कब-कब इसको किस नाम से बुलाया गया, मन के प्रकार क्या-क्या हैं, व्यवहार के कौन-कौन से पहलू हैं, वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, इसका प्रभाव जो है वो मानव के जीवन में या फिर बालक के जीवन में किस तरह से होता है। डेवलपमेंट पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, सामाजिकरण पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको इंट्रो देने वाली है कि आप किस तरह से केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करने वाले हो। मनोविज्ञान में आपको किन-किन भागों को टच करना होगा, किन-किन भागों को आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको यह बताया जाएगा। सबसे पहले तो इस वाक्य से तो कोई भी अपरिचित नहीं होगा। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आप इस साइकोलॉजी का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ आप जानते होंगे कि मन का विज्ञान, और इसका मूल शब्द आप जानते होंगे जो कि आत्मा का विज्ञान उस समय कहलाता था जब इसका शुरुआती अर्थ निकाला गया था कि आत्मा का जो अध्ययन करें वो मनोविज्ञान है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही लोगों की समझ में आने लगा तो तब वो समझने लगे कि आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है। तब वो इस विज्ञान को एक नया रूप देने लगे। तो पहले देखते हैं कि किन लोगों ने इनके लिए क्या-क्या परिभाषाएँ दी। सबसे पहले अगर मनोविज्ञान का नाम लें और वुडवर्थ का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वुडवर्थ एक बहुत ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूर्धन्य रहे हैं कि व्यक्तियों के पर्यावरणीय संबंधों एवं क्रियाओं को दर्शाने का अध्ययन। यानी व्यक्ति पर्यावरण में आसपास में जो भी जिस तरह का व्यवहार करता है, उन क्रियाओं को दर्शाने का एक अध्ययन, वो क्यों कर रहा है वही मनोविज्ञान कहलाता है। और क्रो एंड क्रो, व्यक्तियों के आपसी व्यवहार एवं उनके संबंधों का अध्ययन। सेम वही बात कह रहे हैं लेकिन अलग शब्दों में, कि जो भी वो व्यवहार करता है उस व्यवहार के कारण को जानना, उनके संबंधों के कारण को जानना, वही मनोविज्ञान का असली स्वरूप है। मनोविज्ञान का विकास दोस्तों 16वीं शताब्दी में लगभग हो ही चुका था, जब उसे आत्मा का विकास विज्ञान कहा जा रहा था, अंग्रेजी में साइंस ऑफ सोल। 16वीं शताब्दी जैसे ही अंत होने लगी, तो उस समय जो है इस परिभाषा को भी लोगों ने इनकार किया इससे कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। हालाँकि प्लेटो, अरस्तू, डेकार्टे और सुकरात ने काफ़ी सोच समझ करके इस परिभाषा को दिया होगा, लेकिन समय बीतता है, लोग उस विषय को और अच्छे से गहन से अध्ययन करते हैं और सीखते हैं कि क्यों ये नाम पड़ा और क्या इसका दूसरा नाम हो सकता है। फिर उसका मन का विज्ञान उसको बोला गया। 16वीं शताब्दी में के अंत आते-आते उसको मस्तिष्क या मन का विज्ञान नाम दिया गया और इसको मन का विज्ञान देने के लिए जो इसके मुख्य प्रवर्तक थे, जैसे स्विट्ज़रलैंड के पेस्टोलॉजी और इटली के पोम्पोनाजी, इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। ये विद्वानों की यही ख़ासियत है कि ये लोग आपसी चर्चा या वाद-विवाद से कहीं न कहीं अवधारणाओं को बदलने का प्रयास करते हैं। हमेशा जीवंत उदाहरणों को देते हैं, ताकि उससे ना समाज एक रिलेवेंट कर पाए उससे। जो जिस तरह समाज जी रहा है, उस तरह से वो उदाहरणों को ले भी पाए। तो इन्होंने इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं इसका भी अंत होना था। 18वीं शताब्दी आई और 18वीं शताब्दी के अंत तक इस विचारधारा को भी नकार दिया गया और बोला गया कि नहीं,
मनोविज्ञान केवल मन का विज्ञान तो नहीं है। तब उस मन के विज्ञान को एक नया नाम दिया गया, चेतना का विज्ञान। 18वीं शताब्दी के अंत में ही यह शुरू हो चुका था कि चेतना का विज्ञान इसको हम कहेंगे। अब चेतना का विज्ञान देने वाले विलियम बुम्स हो गए, जेम्स एली हो गए, एडवर्थ हो गए, इन लोगों ने भले ही इसको नाम तो दे दिया, लेकिन फिर भी इसमें परिमार्जन करते करते कहीं ना कहीं एक त्रुटि सभी को महसूस हो रही थी कि चेतना का विज्ञान दे तो दिया है, लेकिन चेतना है क्या, कि चेतना को कैसे हम समझें, कैसे हम परिभाषित करें। तो चेतना को परिभाषित करने में जहां जहां समस्या हुई, तो वहीं से शुरू हो गया अब इसका एक और अर्थ निकालने की तैयारी। 19वीं शताब्दी के अंत तक दोस्तों चेतना का विज्ञान भी खारिज कर दिया गया और इसको एक नए नाम की ओर पेश किया गया। आखिरकार इसका नाम व्यवहार का विज्ञान पड़ा और मनोविज्ञान जो कि काम सबसे ज़्यादा हमारे व्यवहार पर ही करता है, हमारे व्यवहार को परखना, व्यवहार में हुए बदलावों को जानना, तो अंततः इसका व्यवहार का विज्ञान नाम पड़ा और इस पर सबसे ज़्यादा जो काम है वो वाटसन के द्वारा किया गया और वाटसन को ही जो है व्यवहार मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन से मनोविज्ञान का जनक? जिसे हम व्यवहार के अर्थ में लेते हैं, व्यवहार का विज्ञान के अर्थ में जिसको हम लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सबसे पहले जो परिभाषित किया था वो किया था श्रेय पिल्सबरी ने। श्रेय पिल्सबरी ने इसको परिभाषित किया था। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन करता है जिस पर सर्वाधिक नियंत्रण और प्रभाव वातावरण का पाया जाता है। साधारण सी बात है, हमारे व्यवहारों का ही अध्ययन करके उसमें हो रहे बदलावों, हो रहे सुधारों या फिर हो रहे कुछ अपवादों को परखता है और उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। तो मनोविज्ञान की इतनी परिभाषा फिर हम लोगों को बताई गई। कुछ आवश्यक बिंदु हैं दोस्तों जिसे आप नोट्स कर सकते हैं। विलियम वुंड्स जो है उसने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किया गया था मनोविज्ञान के नाम से, जो प्रयोगशाला थी, वो वर्तमान में किस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप इसमें से उत्तर छांट सकते हैं। विलियम वुंड को जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल उन्होंने शुरुआत किया। अमेरिका की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है उसकी स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। अब इसमें आप इन चीज़ों को तो खास करके ध्यान रखेंगे, इन पर कहीं ना कहीं प्रश्न घूम के आ ही जाता है कि जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो कहाँ थी और प्रायोगिक मनोविज्ञान वो उसके जनक कौन हैं और सबसे पहले भारत में मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई, तो आप इसमें से उसे छाट सकते हैं। वर्तमान में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहाँ सबसे पहले मनोविज्ञान की कार्यशाला प्रयोगशाला शुरुआत की गई। भारत में सबसे पहले कलकत्ता में ही मनोविज्ञान का कार्यशाला खुली थी। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण पर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिस हिसाब से उसमें 3 और 4 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के हिसाब से अलग-अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम एक सामान्यतः समझ बना लेते हैं। मुझे पता है कि कुछ ऐसे नए दोस्त होंगे जो अ, अभी-अभी बीएड करके निकले होंगे या फिर जो अभी-अभी तैयारी कर रहे होंगे या मनोविज्ञान की जो शुरुआत ही देख रहे होंगे। तो उन लोगों की समझ के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव कैसे किसी बच्चे पर, किसी भी जातक पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम यानी कि जो उसके दादा में जो गुण थे, वो उसके पिताजी में आए, पिताजी से गुण उसको मिले, ये उसका वंशानुक्रम प्रभाव है। प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर दोनों का, चाहे वो अच्छे विकास के लिए हो, चाहे वो विकास में अवरोधक के लिए हो। अगर विकास में अवरोध हो रहा है, तो उसमें भी कहीं न कहीं उसका या तो वंशानुक्रम का प्रभाव है या तो वातावरण का प्रभाव है। ठीक है?
तो वातावरण होता है हम कैसे समाज में रहते हैं, कैसे दोस्तों के आस-पास रहते हैं, हम किस तरह का हमारा स्कूली वातावरण, घरेलू वातावरण, आपसी माहौल और हमारे फ्रेंड सर्कल या फिर कह सकते हैं कि हम किन लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं। ये ये वातावरण हमें इस तरह से सुधारने में और बिगाड़ने में मदद करता है। यानी कि हमारे बिहेव में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक सबसे बड़ा कारक आप वातावरण को मान सकते हैं। इसमें सिर्फ़ इतना ही बताया गया है कि किस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण हमारे विकास पर परस्पर कार्यरत रहते हैं। हमारे घरेलू समस्याओं का, हमारे घरेलू अच्छाइयों का हमारे व्यवहार में झलकना, वही एक सहायक है हमारे विकास में। हमारे घरेलू कार्यों का, हमारे घरेलू वातावरण का, हमारे अध्ययन में, हमारे विकास में अगर अवरोध बनना शुरू हो गया है, तो वही अवरोध है हमारा वातावरण। तो कहीं न कहीं वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों ही फैक्टर हैं, जब व्यक्ति को विकास में आगे बढ़ने व उसकी गति को रोकने का काम किया जाता है। गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। वो कहते हैं कि इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं, बिल्कुल अनिवार्य हैं। आप अपने घर में छोटे बच्चों को देख कर के इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे के ऊपर घर में हो रहे छोटी-छोटी एक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। घर में किस तरह से अच्छी बुद्धि या फिर थोड़ी झगड़ालूपन अगर घर में है, तो कैसे वो बच्चे को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं वो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करता है और वो उसके विकास में या तो बाधक बनता है या तो सहयोग बनता है। अगला है दोस्तों विकास का सिद्धांत। आने वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे, जो मैं अभी आप लोगों के लिए तैयार करूँगा, वो होगी शारीरिक विकास पर आधारित, मानसिक विकास पर आधारित, सामाजिक विकास पर आधारित और नैतिक विकास पर आधारित। हमारे इन विकासों में कई सिद्धांत काम करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत तो है ही है, व्यक्तिगत और अंतर का सिद्धांत भी है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत बिल्कुल है, सामान्य से विशेष की ओर इस तरह के सिद्धांत हमारे पास काम करते हैं। यानी कि हम लोग हमारा विकास, किसी बच्चे का विकास, किसी छात्र का, विद्यार्थी का विकास एक निरंतर होने वाली गति है। वो अगर अभी चल रहा है, वो उसका विकास है, वो किसी को देख कर के कुछ सीख रहा है, वो उसका विकास है, वो अपने पास शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, वो उसका विकास है। कहीं न कहीं वो कुछ सीख रहा है। मानसिक विकास और सामाजिक विकास और नैतिक विकास, यह तीनों कहीं न कहीं निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। शारीरिक विकास एक अवस्था पे आकर के कहीं ठहर जाता है। जैसे ही वो युवावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का विकास ठहर जाता है। लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास जो है, वो निरंतर चलता है। कुछ जो विकास हैं, उनकी सीमाएँ होती हैं, कुछ विकास हैं, उनकी सीमाएँ नहीं होती हैं। आप उनको जितना मौका दोगे, उतना विकसित होते जाएँगे। तो विकास की जो अवस्थाएँ हैं, वो कुछ हैं, जो पूर्व शैशवावस्था जो कि पहले से लेकर के और 3 वर्ष तक, 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों के बीच में जो भी विकास पाया जाता है, वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। शारीरिक रूप में अगर आप देखोगे तो 1 साल से 3 साल के बच्चे जो हैं, उनका वज़न बढ़ने लगता है, लंबाई उनकी बढ़ने लगती है और जो उनमें सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास होता है, वो होते हैं उनमें भावनाएँ डेवलप होने लगती हैं, वो प्रत्यक्षीकरण करने लगते हैं, पहचान करने लगते हैं। इस उम्र के बच्चों में संवेदनाएँ काफ़ी होती हैं, आप डाँट दो तो वो रोने लग जाते हैं और हँसाओ तो वो हँसने लग जाते हैं, यानी कि विकास यहीं से शुरू हो जाता है, किंतु कुछ-कुछ सीमाओं में, कुछ-कुछ मात्रा में। शैशवावस्था होती है 3 से 5 वर्ष तक की और इसमें जो है शारीरिक विकास में भार तो बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, लेकिन मानसिक विकास में ध्यान बढ़ जाता है। अब उसको जहाँ ध्यान लगाना है वो कोशिश करता है लगाने की। स्मृति, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। काल्पनिक कल्पनाओं में वो
कहीं न कहीं वो खोने लगता है। उतना भी नहीं, लेकिन काल्पनिक वो बन जाता है। वो कहीं न कहीं कुछ कहानियाँ बुनने लगता है। संवेदनात्मक विकास उसमें ज़रूर होता है और प्रत्यक्षीकरण वो ज़रूर अपने में करता है। बाल्यावस्था, अच्छा, आप लोग इसमें एक चीज़ ज़रूर देखते होंगे कि पूर्व अवस्था की जो हमारी यादें होती हैं, वो हमें याद भी नहीं रहती वैसे। 3 वर्ष तक तो शायद ही हमें याद रहती होंगी। तो इस अवस्था तक तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें स्मृति का और ध्यान का कोई भी विकास इसमें नहीं पाया जाता है। ध्यान और स्मृति का विकास जो है शैशवावस्था से ही पाया जाता है, जो कि 3 से 5 वर्ष की आयु के बीच में। अगला है बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जहाँ पर भार में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास में और लंबाई बढ़ जाती है, मानसिक विकास में स्मृति बढ़ जाती है बच्चे की, वो काल्पनिक होने लगता है, संवेदनाएँ उसमें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। और जो भी सामान वो खेलने का इकट्ठा करता है वो होता है। यहाँ पर वो अपना आइडियल चुनने लगता है। वो या तो अपने पापा को हीरो मानने लगता है, अपने चाचा को, अपने दादा को, किसी एक को, या फिर लड़की है तो माँ को, और दादी को, या फिर मौसी को, बुआ को, किसी एक को अपना आइडियल मान करके उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि इस उम्र के बच्चे जो हैं, वो अपने खेलों में ज़्यादातर घर के खेलों को शामिल करते हैं। यानी कि वो अपनी दादी की तरह बिहेव करना चाहते हैं, अपनी मम्मी की तरह बिहेव करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसी उम्र है, बाल्यावस्था, जहाँ वो अपना आइडियल खोजने की कोशिश करता है कि मैं किसे फ़ॉलो करूँ। अगली होती है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है बहुत ही आप समझ सकते हैं कि एक उबाल की अवस्था है। यहाँ 13 से 19 साल, अंग्रेजी में इसको टीनेज भी कहते हैं। 13 से 19 साल के बच्चों को किशोरावस्था में लिया गया है। किशोरावस्था में जो है सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास पाया जाता है, जहाँ भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, गुप्तांगों में अधिक हलचल होना और हमारे गुप्तांगों की जगहों पर बालों का आना और हमारी मूँछों का आना, जो स्त्रियाँ हैं उनके उनके छाती में उभार होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था के कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ कुछ में यह नहीं भी दिखते हैं, वो वंशानुक्रम के कारण नहीं दिखते हैं। अब आप लोग इस बात को तो ज़रूर समझते होंगे, कुछ लोग भले ही 18 साल, 19 साल के हो जाएँ, लेकिन उनका शरीर जो है, वो 11 साल, 10 साल के अनुसार ही रहता है। तो यहाँ पे उनका वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के दोनों उनको फैक्टर उनको मिल गए। कि या तो वो अपने वंशानुक्रम से पीड़ित हैं, या तो वो अपने वातावरण से पीड़ित हैं, जिससे उनका पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर कई जगहों पर ऐसा अपवाद भी देखा गया कि बाल्यावस्था में ही बच्चे किशोरावस्था जैसे दिखने लगे हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि 6 से 12 साल में के अंदर के बच्चे ही कम से कम 17-18 साल के दिखने लगते हैं। तो यहाँ उनका ठीक वही हेरिडिटी और आप एनवायरनमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम उसमें देख सकते हैं, वही एक प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। जो विकास को सबसे ज़्यादा फैक्टर करता है। किशोरावस्था में एक और बात होती है, जहाँ बच्चा अपने पिताजी से उसकी नहीं बनती है। उसके मन में आ रहे नए विचारों को पुराने विचारों से हो रहे मतभेद के कारण वो अपने विचारों को ऊपर रख लेता है और जो उसकी बात ना माने, वो उसको ही स्वीकार नहीं करने की प्रेरणा लेता है। तो कहीं न कहीं जो ये उम्र है किशोरावस्था, इसमें अनेक विकास व्यक्ति के अंदर होते हैं। इस उम्र में अगर व्यक्ति को सही दिशा दी जाए, उसको नैतिक विकास की ओर मोड़ा जाए, तो कहीं बच्चा एक एक सामाजिक व्यक्ति बन के उभरता है। लेकिन इसी अवस्था में अगर कोई भ्रामक चीज़ें उसे मिल जाएँ, तो वही ना मैं कह रहा था अभी तक कि वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो वातावरण को हम कुछ इस तरह समझ जाएँगे, एक एक कहानी में आप लोगों ने सुनी होगी तोता की, कि एक तोता जो है, वो जंगल में रहता है और एक राजा उस रास्ते से गुज़र रहा था। तो तोता ने कहा कि मारो, लूटो, पकड़ो, सभी चोर आए और राजा को लूटने लगे। राजा वहाँ से कैसे-कैसे भागा। कुछ दूर राजा आगे पहुँचा, दूसरा तोता उसे पेड़ पे दिखा। उसने कहा शायद ये भी कहीं न कहीं मुझे ऐसे ही फँसाएगा, इसलिए मैं छुप जाता हूँ। राजा छुपने लगा तो तोता ने उसे देख लिया और तोता बोला, हे राजन, आपका स्वागत है, आइए कुटी में पानी पीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं।
तो कुटी में पहुँचा राजन और पूछा ऋषि से कि हे ऋषिवर, मैंने 2 तोते देखे हैं, दोनों का तोतों का व्यवहार अलग-अलग है। तो ऋषि ने बताया, ये वातावरण का बहुत ही गजब उदाहरण है बच्चों, आप लोगों को इसको समझेंगे कि कहीं न कहीं फिर ऋषि ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि दोनों भाई ही हैं वो, और एक को वातावरण ही ऐसा मिला कि जहाँ वो सिर्फ़ लूटने की बात करता है, चोरी की बात करता है, और दूसरा ऐसे वातावरण में रहा कि जहाँ वो सभी का स्वागत करना जानता है, जहाँ वो प्रेम भाव से रहना जानता है। तो वातावरण का इतना बड़ा प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन में पड़ जाता है। तो यही 13 से लेकर के जो टीनेज है, इस समय बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों का, जहाँ वो तितली की तरह होते हैं। यदि उन्हें ज़ोर से पकड़ा जाए, तो वो मर भी सकते हैं वो तितली, और यदि उन्हें हल्के से पकड़ा जाए तो वो तितली उड़ भी सकती है। यानी कि यहाँ माता-पिता को बहुत ही सचेत होकर के बच्चों के साथ व्यवहार करना होता है। तो किशोरावस्था काफ़ी स वो स स सजग रखने वाली अवस्था है, तो इसलिए इस अवस्था पर ज़्यादातर प्रश्न होंगे। आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें किशोरावस्था में होने वाले और फैक्टरों के बारे में ज़रूर बात की जाएगी। अगला है दोस्तों समाजीकरण। बच्चे के अंदर समाजीकरण किस तरह से होता है, वह प्रक्रिया क्या है? तो समाजीकरण है कि जब मनुष्य जो है समाज के अनेक व्यवहारों को, रीति-रिवाज़ों को, गतिविधियों को सीखता है। यानी मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है, मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, समाज में रह रहे एक-एक जीव को मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो वहाँ जब आदमी अपना वो बच्चा जब अपना अस्तित्व समझ जाता है कि नहीं, मैं मानव हूँ, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो तब उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आपने बचपन में देखा होगा कि शैशवावस्था में बच्चे कुत्ते को डंडा मार के भाग जाते हैं। फिर वो बड़ों से सीखते हैं कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं उनका एक सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, उनके अंदर संवेदनाएँ भी होती हैं कि हाँ, मुझे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी प्राण है, इसको भी दर्द होता है। तो ये चीज़ें उसे सामाजिक बनाने की ओर प्रेरित करती हैं, और कहीं न एक ही दिन सामाजिक विकास नहीं हो जाता है। ये शुरुआत से चलते-चलते धीरे-धीरे करके जब बच्चे के अंदर वह बात बैठ जाए कि नहीं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है, तो वही स्थिति जो है समाजीकरण कहलाती है। और उसमें कई लोगों ने कुछ अपने उदाहरण दिए हैं। जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण जो एक सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निभाने योग्य बनाती है। हम समाज में वो क्या-क्या उसके द्वारा करने योग्य है और क्या-क्या उसे नहीं करना है, बस वो बताए। बियर स्ट्रेट ने लिखा है कि व्यक्तित्व कभी बनाया-बनाया नहीं आता है। ये एकदम फैक्ट है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बना-बनाया नहीं आता है, उसको यहीं से ही, एनवायरनमेंट से ही वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे-धीरे उन्हें अर्जित करता है। जीवन चक्र की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका होती है। सही बात एकदम। विकास में जिस तरह से भूमिका सभी चीज़ों की होती है, उसी तरह से हमारे समाजीकरण में भी सभी चीज़ों की भूमिका होती है। हम किन लोगों के आस-पास रह रहे हैं, हम किस तरह के समाज को अपना आइडियल मानते हैं, हम कौन-सी संस्कृति को फॉलो करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। हम जिस तरह का हम फॉलो करते हैं, उस तरह की हमारी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी बन जाती है, तो हम उसी तरह का समाज में ढलने लगते हैं। समाजीकरण आप देख पा रहे होंगे बच्चों, परिवार सबसे बड़ा फैक्टर है, मित्रों का समूह सबसे बड़ा फैक्टर है, पड़ोस, राज्य कहाँ से हैं आप, वंशानुक्रम क्या है, जनसंपर्क क्या है, शिक्षा क्या है, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं कि आप किस तरह से आपका समाजीकरण है। आप ये इनसे पता चलेगा कि आप अगर मनोविज्ञान किसी चीज़ का अध्ययन करेगा, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर परखेगा कि आप किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं, आपका वंशानुक्रम क्या है, आपके आस-पास कौन रहते हैं, आप कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं और आपका परिवार किस तरह का है। तो समाजीकरण जो है, वो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जब व्यक्ति अपने व्यवहार को समाज में कैसे डालना है, उसको सीखता है। और उस विकास का इसे हम उच्चतर स्तर भी मान सकते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को या मानव को अपने को प्रूव करना होता है कि हाँ, मैं समाज के लायक हूँ। तो यही व्यक्ति का समाजीकरण सीखने की परिभाषा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे बनते रहेंगे, अगले मिलेंगे अगली वीडियो में। तैयारी करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।